अंतर्राष्ट्रीय विधि को उचित प्रकार से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि के संबंध को जानना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को उचित प्रकार से समझने के लिए शुरुआत में ही यहाँ पर कहा गया है। इसका अर्थ ही स्पष्ट हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा राष्ट्रीय विधि से ही आई है, अर्थात राष्ट्रीय विधियों के साथ जब हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की तुलना करते हैं तभी हम अंतर्राष्ट्रीय विधि को समझ पाते हैं। अब यहाँ पर विधि शब्द की जो एक परिभाषा दी गई है, वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के शब्द की जो परिभाषा दी गई है वह राष्ट्रीय विधि से ही प्रभावित है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि राज्य विधि राज्य के भीतर के व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है। राज्य विधि राज्य के भीतर के व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के आचरण को नियंत्रित करती है। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय विधि का जब विकास हो जाने के कारण अब यह कहना उचित नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों साथ ही जो राज्य हैं उनके आचरण को तथा गैर राज्य इकाइयाँ अन्य संस्थाओं को भी नियंत्रित करती है। हम यदि देखें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि के बीच संबंध क्या है, तो इसके लिए हमें इनके मतों को सबसे पहले जानना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के बीच किन किन मतों के कारण विद्वान यह कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि राष्ट्रीय विधि एकदम अलग है या राष्ट्रीय विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों एक हैं, या अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीय विधियों के ही नियम लागू होते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम ही राष्ट्रीय विधियों में भी लागू होते हैं, बस उन्हें अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, उसका अर्थान्वयन अलग तरीके से किया जाता है। तो इसके प्रमुख मतों में पहला जो मत है वह एकात्मवाद मोनिज्म, दूसरा है द्वैतवाद ड्यूअलिज्म, तीसरा है रूपांतरवाद ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, चौथा है समर्पणवाद अर्थात डेलीगेशन थ्योरी, और पांचवा है विशिष्ट ग्रहणीकरणवाद स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। एकात्मवाद इसमें पहला है। इस मत को मानने वाले जो विधि शास्त्री हैं वे आंतरिक रचना के वैज्ञानिक विश्लेषण पर जोर देते हैं। उनके अनुसार जो एकात्मवाद के जो विद्वान हैं उनके अनुसार संपूर्ण विधि एक इकाई के रूप में है जिसमें बंधनकारी विधि के नियम होते हैं, चाहे वे राज्य पर, व्यक्तियों पर या दूसरी इकाइयों पर लागू हों। एकात्मवाद के मानने वाले विधि शास्त्री विधि को एक इकाई के रूप में स्वीकार करते हैं तथा वह विधि चाहे राज्य पर लगे, चाहे व्यक्ति पर लगे या तो दूसरी इकाइयों पर लगे, वे सारे एक हैं। एकात्मवाद को यदि देखें तो इसके मानने वाले विद्वानों में स्टार्क प्रमुख रूप से हैं। उनके मत का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है। विधि का विज्ञान ज्ञान का क्षेत्र है तथा निर्णयात्मक बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है अथवा नहीं है। यदि एक बार हम मान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सही अर्थों में विधि है, तो किल्सन तथा दूसरे एकात्मवादी लेखकों के अनुसार यह इनकार करना असंभव हो जाएगा कि दोनों प्रणालियां राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विधि के विज्ञान के दो रूप नहीं हैं। एकात्मवाद के अलावा विशेषकर द्वैतवाद में कोई भी मत अंतर्राष्ट्रीय विधि की सच्ची विधि प्रकृति की
नहीं मानेगा। दूसरी ओर यदि हम द्वैतवादी विचारधारा को देखें तो द्वैतवादी विचारधारा के विद्वानों ने इन्हें कुछ दूसरे ढंग से इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत विधि शास्त्र जो हैं, राष्ट्रीय विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों ही प्रणालियां अलग अलग हैं, ऐसा कहते हैं। एकात्मवाद सिद्धांत पर ही बहुत समय तक विधि शास्त्रियों का विश्वास था, क्योंकि एकात्मवाद प्राकृतिक विधि से विशेष रूप से प्रभावित था। परंतु जैसे जैसे विधि का विकास होने लगा, 19वीं शताब्दी के कुछ दार्शनिकों ने राज्य की इच्छा की प्रभुत्व संपन्नता पर जोर दिया। इन विद्वानों ने राज्य की इच्छा की धारणा के संदर्भ में विश्लेषण किया। हेगेल ने इसके विकास में काफ़ी योगदान दिया। यह विचार आधुनिक युग में आधुनिक राज्यों की विधायी संस्थाओं के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के विकास पर आधारित है, अर्थात ड्यूअलिज्म थ्योरी जो है, इसके विद्वान ये कहते हैं कि राष्ट्रीय विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों ही अलग अलग हैं। इसके अंतर्गत जो एक राज्य है, राज्य के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के विकास को आधार मानते हुए इसका इंटरप्रेट किया गया। इसके साथ ही एकात्मवाद तथा द्वैतवाद के मतों का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें यह पता चलता है कि एकात्मवाद मत अधिक उचित प्रतीत होता है, परंतु कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण होती तो नहीं है, उसमें समस्त तथ्यों का समावेश होना संभव भी नहीं है। राज्यों के अभ्यास से विदित होता है कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्राथमिकता होती है, कहीं राज्य विधि की प्राथमिकता होती है, तथा कहीं कहीं विभिन्न विधिक प्रणालियों के बीच समन्वय का भी उदाहरण हमें मिलता है। उदाहरण के लिए यदि देखें तो जब राज्य विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय देता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ही अधिक मान्य होगी। जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, उस समय की बात यहाँ पर की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ही अधिक मान्य होगी, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय देता है। दूसरी ओर जब राष्ट्रीय न्यायालय यह देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायालयों की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि के मध्य जब कोई संघर्ष की बात आती है तो इसे टाला नहीं जा सकता, तो वह राज्य विधि को ही अधिक मान्यता प्रदान करते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि को अधिक प्रश्रय दिया जाता है, वहीं राष्ट्रीय विधि के द्वारा जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है राष्ट्रीय विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के मध्य, तो वहाँ पर राष्ट्रीय विधि को ही अधिक तरजीह दी जाती है। तकनीकी रूप से राज्य विधि ऐसे कार्य का निर्देश नहीं दे सकते जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत निषिद्ध हैं। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी विधि जब बनी होती है वह तार्किक आधारों पर बनी होती है, तो यहाँ पर दोनों ही प्रणालियाँ, चाहे राष्ट्रीय विधि की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय विधि की हो, दोनों ही का जो निर्माण है वह तार्किक आधार पर होता है। तो इसे ही यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए कहा गया है कि कोई भी विधि जब किसी भी बात का जिक्र करती है तो तकनीकी रूप से राज्य विधि ऐसे कार्य का निर्देश नहीं दे सकती जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत निषिद्ध हो, परंतु अभ्यास में व्यक्तियों को ऐसी विधि को मानने को बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो एक बात की गई है वह ऐच्छिक के संदर्भ में है, अतः अभ्यास में प्रत्येक
परिस्थिति का विश्लेषण अलग अलग किया जाना चाहिए। अभ्यास की बात जहाँ की गई है वह राष्ट्रीय विधियों के संदर्भ में अभ्यास तथा अंतर्राष्ट्रीय विधियों के संदर्भ में अभ्यास की बात की गई है। दोनों प्रणालियों में से कौन विधि अधिक मान्य होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस न्यायालय के समक्ष वाद का निर्णय किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधियों के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रीय विधि को अधिक तरजीह देंगे, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष यदि कोई वाद आती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय विधि को अधिक तरजीह देंगे। तीसरा जो मत है राष्ट्रीय विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के मध्य मतों के संदर्भ में, वह है विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरण मत अर्थात स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। अस्तित्ववादियों के मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रत्यक्ष रूप से राजविधि के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधि के रूप में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि दूसरे देशों के संप्रभुत्व संपन्न विचारधारा को लेकर बनी हुई होती है। वह राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी बाध्यकारी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकती है। इसको लागू करने के लिए यह जरूरी यहाँ पर माना गया है कि विशिष्ट रूप से राजविधि के क्षेत्र में उन अंतर्राष्ट्रीय विधि के तत्वों को स्वीकार किया जाए। या यूं कहें, विधि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के लिए यह जरूरी है कि उन्हें राज्य विधि अपनी विशेष प्रक्रिया द्वारा स्वीकृति प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो भी तत्व होते हैं उन्हें राष्ट्रीय विधियों के अंग बनाने के लिए विशिष्ट रूप से उसकी प्रक्रिया होती है, तभी वह राष्ट्रीय विधि के भाग हो पाते हैं। भारतीय संसद द्वारा टोक्यो अभिसमय 1975 तथा राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय 1972, हेग अभिसमय 1970 के प्रावधानों को लागू करने के लिए वायुयान अपहरण विरोधी अधिनियम 1982, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 तथा मॉन्ट्रियल अभिसमय के प्रावधानों को लागू करने के लिए नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के विरुद्ध अवैध कार्यों के दमन अधिनियम का पारित करना इस बात की पुष्टि करता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो भी तत्व हैं उन्हें राष्ट्रीय विधियों के द्वारा विशिष्ट ग्रहणीकरण मत के द्वारा स्वीकार किया जाता है। वे प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय विधियों के भाग नहीं बन जाते। इसमें एक केस जो महत्वपूर्ण है वह अनेक विषयों के संदर्भ में, विधि के अनेक विषयों के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है, जाना गया है। जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। इस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने मानवीय आधारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के बारे में कहा है कि राजपक्षकारों की सकारात्मक प्रतिबद्धता में गृह में विधायनी कार्रवाई प्रेरित होती है, परंतु इसे प्रसंविदा स्वतः ही भारतीय विधि का प्रयोज्य भाग नहीं बन जाता। अर्थात इसमें स्पष्ट तौर पर यह कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को यदि भारत मानता भी है तो वह और उसके संदर्भ में भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो तो उन प्रसंविदाओं को प्रत्यक्ष तौर पर उस विधि के संदर्भ में लागू नहीं किया जाता जब तक कि भारतीय विधि के वे अंग नहीं हो जाते। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस नियम को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिविल राइट्स विजिलेंस कमेटी SLSRC कॉलेज ऑफ लॉ, बंगलौर बनाम भारतीय संघ तथा अन्य के वाद में भी लागू किया था। यह मत पूर्ण रूप से उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के बहुत से ऐसे
नियम हैं जो विशिष्ट ग्रहणीकरण के बिना भी राज्य विधि में के क्षेत्र में लागू हो जाते हैं। इसके अंतर्गत जो एक बात की गई है वह यह है अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी नियम, जहाँ पर चलन जो अलिखित है, प्रथा जो चलन के फलस्वरूप देशों के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि प्रथा संबंधी जो भी नियम हैं वह बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय क्षेत्रों में लागू हो जाती है। चौथा जो मत है वह है रूपांतरवाद का मत, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। इस मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के नियम राज्यों के क्षेत्र में लागू करने के लिए पहले उनका रूपांतर आवश्यक हो जाता है। जिस तरीके से विनिर्दिष्टीकरण ग्रहणीकरण के मत हैं उन्हीं का एक विकासशील स्वरूप यदि हम कहें तो वह रूपांतरवाद है। इसमें भी वही बातें कही गई हैं जो कि विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरण का मत है। वहाँ पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के तत्व हैं प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय विधि के भाग स्वतः नहीं बन जाते, जिस तरीके से कि रूपांतरवाद के मत में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के नियम राज्य विधि के क्षेत्र में प्रत्यक्ष तौर पर लागू नहीं होते, बल्कि उनका सबसे पहले रूपांतर आवश्यक है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधियों के नियम राज्य विधि के क्षेत्र में तभी लागू किए जा सकते हैं जबकि राज्य विधि द्वारा उनका रूपांतर कर लिया गया हो। संक्षेप में यदि कहा जाए तो जब तक राज्य विधि ऐसे नियमों की वैधता प्रदान नहीं करती, राज्य विधि के द्वारा नियमों की वैधता जो प्रदान की जाती है वह रूपांतर के परिणाम स्वरूप प्रदान की जाती है। अर्थात राज्य विधि उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संदर्भ में विधि अपने राज्य क्षेत्र के विधि में वैसा स्थान बनाती है या तो वैसा उन्हें अलग रूप में अपने विधियों के संदर्भ में आवश्यकता पड़ी तो उन्हें ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है या उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। जब तक वैसा इंटरप्रिटेशन नहीं होता है वैसे जो भी संधियां हैं वह स्वतः जिस समय से संधियां की जाती हैं तत्कालिक प्रभाव से वे राष्ट्रीय विधियों के भाग नहीं हो जाती, उनका रूपांतरण आवश्यक हो जाता है। रूपांतरवाद के सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। सभी संधियों को राज्य विधि के क्षेत्र में लागू होने के लिए राष्ट्र विधि में परिणत करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। कुछ विधि निर्माण करने वाले संधियों के संदर्भ में यहाँ पर बातें कही गई हैं कि संधियों को राज्य विधि में बिना रूपांतर किए ही लागू किया जा सकता है। कौन कौन सी? रूपांतर की बहुत से विधि शास्त्रियों ने आलोचना की है। यह कहना उचित नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक दशा में रूपांतर आवश्यक है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मानवीय व्यवहार के साथ सामान्य रूप से प्रत्येक देश मानने के लिए बाध्य होता है। उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि यदि कोई संधि करती है तो वह स्वतः ही भारतीय विधि के भाग हो जाते हैं और उन्हें यहाँ पर बिना रूपांतर किए ही माना जाता है। ये सामान्य विधियों के संदर्भ में कही गई है। पांचवां जो बिंदु है मतों के संदर्भ में वह है समर्पणवाद का सिद्धांत अर्थात डेलीगेशन थ्योरी। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा किया है, रूपांतरवाद की बहुत से विधि शास्त्रियों ने आलोचना की है। इस आलोचकों ने रूपांतरवाद के प्रतिक्रिया के रूप में एक नया मत प्रचलित किया है जिसे समर्पणवाद या डेलीगेशन थ्योरी कहा गया है। आलोचकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के संवैधानिक नियमों द्वारा प्रत्येक राज्य के संविधान को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि आलोचकों ने ऐसा कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि कुछ संवैधानिक नियमों के आधार पर किसी भी देश के संविधान को यह अधिकार देती है कि वह स्वयं निर्धारित करे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां
राजविधि के क्षेत्र में किस प्रकार लागू की जाएंगी। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरण का मत है, उसी प्रकार से रूपांतरवाद का मत है। दोनों में कुछ छोटे छोटे से अंतर किए गए हैं, अतः किसी प्रकार का रूपांतर नहीं होता, ना ही नए प्रकार के नियमों का सृजन होता है, बल्कि विधि निर्माण करने में एक एकल कृत्य को बढ़ा दिया जाता है। राजविधि की संवैधानिक आवश्यकताएं विधि निर्माण की एकात्मक कार्यविधि की एक भाग होती हैं। इस मत की भी आलोचना की गई है। यह मत इस परिकल्पना पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ संवैधानिक नियम हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से नियम हैं तथा वह किस प्रकार संविधान को अधिकार देती है। ये एक समर्पणवाद का एक बिंदु है, जो प्रश्न यहाँ पर उठता है कि कौन से ऐसे नियम हैं जिसके आधार पर राज्य संविधान को अंतर्राष्ट्रीय विधि अधिकार देती है। अब यहाँ पर यदि प्राथमिकता का प्रश्न आता है, तब किस तरीके से इस प्रश्न का हल किया जा सकता है। विभिन्न मतों को देखने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि का आपस में संघर्ष हो तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी। द्वैतवाद के मानने वालों के अनुसार प्राथमिकता राज्य विधि की होगी। जब अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि के बीच कोई विवाद होता है, तब द्वैतवादी विचारधारा के समर्थक राज्य विधि के समर्थन में अपनी बात रखते हैं। उनके कथन का आधार राज्य इच्छा की स्वतंत्रता और संप्रभुत्व संपन्नता है। दूसरी ओर एकात्मवाद के मानने वालों का इस विषय में एक मत नहीं है। उदाहरण के लिए केल्सन, जो एकात्मवाद के प्रवर्तक है, के अनुसार प्राथमिकता अंतर्राष्ट्रीय विधि या राज्य विधि किसी की भी हो सकती है। केल्सन यहाँ पर जो एकात्मवाद के प्रवर्तक हैं, उनका ये कहना है कि प्राथमिकता यहाँ पर दोनों में से किसी की भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि के संघर्ष में राज्य विधि की प्राथमिकता होगी। उचित नहीं यहाँ पर कहा गया है, अनुचित कहा गया है। यदि एक बात को हम जानें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य विधि से उच्च नहीं है, तो प्राथमिकता विभिन्न राज्य विधियों की होगी। इस प्रकार का मत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वाभाविक सी बात है अव्यवस्था फैला देगा, क्योंकि प्रत्येक देश की विधियां अलग अलग होंगी। उसके आधार पर उनके जो शर्त हैं वो अलग अलग होंगे। इसके साथ ही इसको निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि यह उचित नहीं होगी। यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को राज्यों के संविधानों से वैधता प्राप्त होती है, तो इसका तात्पर्य होगा कि संविधान के लुप्त होने पर यह वैधता समाप्त हो जाएगी। परंतु यह मत उचित नहीं लगता है। जिस प्रकार से यहाँ पर यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को राज्यों के संविधान से वैधता प्राप्त होती है, तो इसका यदि अर्थान्वयन करें तो संविधान के लुप्त होने पर अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो वैधता है वो समाप्त हो जानी चाहिए। परंतु यह मत को यदि देखें, इसका विश्लेषण करें, तो यह मत उचित प्रतीत नहीं होता है। करीब करीब सभी विधि शास्त्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि पर राज्यों की संविधानों के लुप्त या राज्यों के संविधान में परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंतरिक संविधान के परिवर्तन से
संधियों की शक्ति समाप्त नहीं होती है। जब कोई नया राज्य राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनता है या जब कोई नया राज्य बनता है तो राज्य अपनी इच्छा के बिना भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानने को बाध्य हो जाता है। वास्तव में प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य भी होता है कि वह अपनी विधि तथा संविधान को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप बनाए। अर्थात यहाँ पर कुछ ऐसी विधियों का संदर्भ दिया गया है जो कि सामान्य रूप से कोई भी देश जो नया उदित होता है अपने विधियों या संविधान जिसे ग्रुंडॉर्फ मातृ विधि कही गई है उन विधियों के भाग के रूप में उन्हें स्वीकार कर लेता है। इसके अतिरिक्त यह भी जानना जरूरी है कि अधिकतर राज्यों ने अपने संविधान तथा मौलिक विधि में राज्य के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। यह इस तरीके से अर्थान्वयन को आधारित करते हुए लिखा गया है कि अधिकतर राज्यों में जो संविधान का निर्माण या तो मौलिक विधि का निर्माण जो होता है जो राज्य के अंतर्गत म्युनिसिपल लॉ के अंतर्गत है, अंतर्राष्ट्रीय विधि को उन्होंने स्वीकार किया है। अर्थात उसके अंतर्गत ऐसे विधियों का ऐसे तत्वों का समावेशन किया गया है जिससे कि किसी भी देशों के मध्य कोई विवाद की स्थिति नहीं आए। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो जो देश अंतर्राष्ट्रीय विधि को अपनी राज्य विधि का ही एक भाग मानते हैं तो यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस विधि का स्पष्टीकरण करता है तो स्वतः निष्पादित इस अर्थ में हो जाता है कि वह स्पष्टीकरण राजविधि का एक भाग बन जाता है। अब यदि हम ये देखें कि राजविधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच जो संबंध हैं वह किस तरीके से राज्यों के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। विधि शास्त्रियों ने इसके संदर्भ में अनेक मत व्यक्त किए हैं। जैसा कि ब्लैक स्टोन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ब्रिटेन के संदर्भ में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ब्रिटेन की सामान्य विधि का एक भाग है। वहीं पर ब्रिटेन के अभ्यास को यदि देखें तो चांग ची चियांग बनाम आर, चांग ची चियांग बनाम आर के बाद में लॉर्ड एटकिन ने यह घोषित किया कि न्यायालय ऐसे नियमों का समूह को स्वीकार करते हैं जिन्हें राष्ट्रों के द्वारा माना जाता है। किसी भी न्यायिक मामले में न्यायालय यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उचित नियम क्या है और जब वह जान लेते हैं तब ये उसे इस प्रकार लागू करते हैं जैसे कि वह राज्य विधि का ही एक भाग हो। परंतु इसके साथ शर्त यह है कि ऐसे नियम अधिनियम द्वारा बनाए गए नियम के विरोधी न हो। ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये कहा गया है कि ऐसे नियम राज्य विधि के नियमों से विपरीत नहीं होने चाहिए अथवा न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। यह चांग ची चियांग बनाम आर के केस में अर्थान्वयन को लेकर एक बात कही गई है कि ऐसे विधियों का अर्थान्वयन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि राज्य विधि के विपरीत नहीं होना चाहिए। लॉर्ड एटकिन ने यह भी कहा कि ब्रिटेन में न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विधि के उन्हीं सिद्धांतों को मान्यता देते हैं जिन्हें राज्य विधि द्वारा स्वीकार किया जाता है या स्वीकार कर लिया गया है। वहीं ब्रिटेन के अभ्यास को ठक्कर बनाम गृह मंत्री के केस में भी देखा गया है। इसमें कहा गया है कि कोर्ट ऑफ अपील ने लॉर्ड एटकिन के उपर्युक्त मत का हवाला देते हुए चियांग ची चियांग बनाम आर के मत का हवाला देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम ब्रिटेन की राजविधि के भाग तभी होते हैं, कब होते हैं, जबकि उन्हें ब्रिटेन ने अपना लिया है। वही जो चियांग ची
चियांग बनाम आर के केस में कही गई है, अर्थात उसका अर्थान्वयन या अधिनियमों के भाग बनाए जाने चाहिए या देशीय विधि के विपरीत नहीं होने चाहिए। लॉर्ड डेनिंग के अनुसार चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों में परिवर्तन हमेशा होता रहता है, अतः समय समय पर जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम विद्यमान होते हैं वे अंग्रेजी विधि के भाग होते हैं, परंतु यह बात प्रथा संबंधी नियमों के बारे में नहीं प्रतीत होता, उचित नहीं प्रतीत होता है।